बिना गेहूं के 1 महीना रह के देखो, आप अपनी बॉडी को हील होने का मौका दीजिए। अगर वो इन्फ्लेम थी और व्हीट छोड़ने के 1 महीने बाद में आप बेटर फील कर रहे हो, मतलब यू आर ग्लूटेन सेंसिटिव। तो अगर आप दूध को एलिमिनेट करके देखो 15 दिन से 1 महीने तक एंड यू फील बेटर, यू कंटिन्यू विद इट। सिर से लेके पैर तक आपके बालों के जो बेसिक फॉलिक जो रूट्स होती हैं, उससे लेके टो नेल की रूट्स तक सबको जब दिल खून फेंकता है तो ही वो जिंदा रह पाते हैं, और जहाँ खून नहीं पहुंचेगा वो हिस्सा डेड हो जाएगा। कि अगर 15 साल की एज में पहली बार आपने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कर लिया तो आप मेडिकल साइंस के हिसाब से सही काम कर रहे हैं। इवन एट 15 years of age we are finding in more than 50% of the people there is either the sign of high cholesterol in the body or there are signs of early plaques if you evaluate by MRI. So नसों के अंदर का जो ब्लॉक की शुरुआत होती है वो 10 साल के बच्चों में 100% बच्चों में आ जाती है। 100%, 100%। अगर आपको शक्कर लेनी होती थी तो आपको एक कंट्रोल की शॉप पे जानी पड़ती थी, राशन की शॉप पे। ओनली जो इलीट लोग होते थे, केवल लेस देन 1% ऑफ इलीट इंडियंस हैड फ्री एक्सेस टू शुगर। 99% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस डिड नॉट इवन हैव एक्सेस टू फ्री शुगर। आपको कंट्रोल की लाइन में खड़े होकर महीने का 2 किलो शुगर ही मिलेगा, जो आप 4 लोग या 5 लोग खाओगे महीने भर में। जिसको कि एक स्पेशल ओकेशंस के लिए या रेयर खाने के तौर पे लिया जाना था, वो अब दिन में 3 बार 4 बार 10 बार लोग खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट तो बढ़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि आप व्हाइट शुगर बचपन से खाते आए थे तो आज क्यों प्रॉब्लम आ रही है। द क्वेश्चन शुड बी कि पहले आप कितनी खाते थे और आज कितनी खा रहे हो। और दूसरा, जो लोग बचपन से खाते आ रहे हैं उनको तो बीमारी होनी है। सारे सोर्सेज से मिला के 5 टीस्पून से ज़्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए। ओके, सारे सोर्सेज मिला के हमारा एक मिठाई में उतना आ जाता है। शुगर मतलब सारे सिंपल कार्ब्स लाइक मैदा भी शुगर है। अच्छा, आप इस तरीके से सोचने लगेंगे कि मैदा भी शुगर है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। फिर जो आप बिस्किट्स खा रहे हो, देश के बिस्किट्स हैं, जो हर कोई देश के बिस्किट्स खा रहे हैं बैठ के ये सोच के कि अच्छा है, बट उसमें मैदा शक्कर ही होता है बस। सो दीज आर नॉट द थिंग्स विच ह्यूमंस वर मेंट टू ईट। शक्कर भगवान ने नहीं बनाई, मैदा भगवान ने नहीं बनाया, आज हम वो इतना ज़्यादा खाते हैं। अगर हो सके तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल हो, थोड़ा सा मूंगफली का तेल हो, थोड़ा सा सूरजमुखी का तेल हो, थोड़ा सा अगर आप एग्जॉटिक ऑयल्स में जाते हैं तो फिर आपके लिए जो ये ऑलिव ऑयल होता है, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स जमा होते हैं आँखों के सामने से। किसी का BMI बहुत ज़्यादा है, किसी को जो पोस्चर है वो स्टूप कर गया है और दिखता है कि ये एक्टिव नहीं रहते हैं, चल ही नहीं पाते हैं। तो ये सारे हाई रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, हाई रिस्क मार्कर्स रहते हैं कि भाई जो बंदा चल ही नहीं सकता उसको बीमारी तो बढ़नी ही है। स्ट्रक्चरली आपके दिल की दीवार, दिल के वाल्व, दिल की पंपिंग एफिशिएंसी, आपका जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उन मसल की मोटाई, ये सब कैसी हैं। इफ़ दे आर ऑल नॉर्मल, उसमें कोई छेद है या नहीं है, वाल्व खराब बना है नहीं बना है, दिस इज अ वन टाइम टेस्ट। एवरीबडी शुड डू इट बाय 30 years of age। वो चाहे तो 2 साल की उम्र में भी करा सकते हैं, 25 की उम्र में भी करा सकते हैं, उसमें एज का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं। कभी भी हेल्थ इश्यूज की जरा सी भी प्रॉब्लम आई तो ऐसी टेस्ट है जो हर इंसान ने करना चाहिए। बिकॉज देखिए, हर 250 में से एक व्यक्ति जो पैदा हो रहा है, 0.4% के आसपास का इंसिडेंस है जिसमें कि आपको हार्ट की मेजर प्रॉब्लम केवल एक एको बता सकता है। हार्ट अटैक कर रही है, वही ब्रेन में लकवा कर रही है, वही अपनी किडनी डैमेज कर रही है, वही आंखें डैमेज कर रही है, वही पैर में कालापन भी ला रही है। सो दिस इज अ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। इंडिया में आज के समय में 50% हार्ट रिलेटेड जो केसेस हैं वो 50 और 40 साल के उम्र से नीचे वाले लोगों में हो रहे हैं। एक स्टडी की माने तो इंडिया में जो मौतें हो रही हैं उसमें से भी 30% जो केस है वो दिल की बीमारियों से रिलेटेड है। यानी मोटा मोटी एक डेटा की माने तो हर 3 में से 1 मौत सिर्फ दिल की बीमारियों की वजह से हो रही है, और ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय बनते जा रहा है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम सब ने इसे बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया है। जैसे हम पोल्यूशन को नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं, फूड अडल्ट्रेशन को नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं, वैसे ही हम दिल की बीमारियों को भी नॉर्मलाइज करके नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। हम आए दिन देखते हैं हमारे सामने हंसते खेलते नाचते गाजते लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, दिल की बीमारियां हो रही हैं, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई अपने दिल में स्टेंट लगा के घूम रहा है।
और इन सबको हमने इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि हमें लगता है कि चलो दिल की बीमारी तो है, ये तो होनी ही है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ये दिल की बीमारियां अचानक से इंडिया में क्यों बढ़ रही हैं? इसके पीछे होने का रीज़न क्या है? और अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है तो क्या ये कभी रिवर्स होकर के बैक टू नॉर्मल ज़िंदगी वो अपनी जी सकते हैं? अगर आप भी इन सभी सवालों से परेशान हैं, इनके जवाब जानना चाहते हैं, तो आज के स्वास्थ्य चर्चा सेशन में हम इसी पर बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में आप सबके चहेते और एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश वाधवानी, जो कि डायरेक्टर और एचओडी हैं कार्डियोलॉजिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें अपना समय देने के लिए और इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दिल के डॉक्टर हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस सेशन के ज़रिए ऑडियंस तक दिल की बीमारियों से जुड़े हर एक डिटेल पहुंचाएं, बताएं, ताकि ऑडियंस जो है वो अवेयर हो सके और जो ये नॉर्मलाइज कर दिया गया दिल की बीमारियों को इतना ज़्यादा, उसे ना करके अपनी हेल्थ को लेकर के अवेयर हो। सबसे पहले शुरुआत इस सेशन की मेरा जो पहला सवाल होगा वो ये होगा कि जब भी हम बातचीत करते हैं नॉर्मल चैट्स में या फिर किसी भी जगह पर, तो इमोजी में हम दिल का शेप ऐसे देखते हैं। yes. लेकिन रियलिटी में दिल ऐसा नहीं दिखता है। रियलिटी में दिल का शेप कुछ अलग ही होता है। तो थोड़ा सा इसको बताइए कि ये जो दिल है ये कहाँ से आ गया, जबकि रियलिटी में दिल का जो शेप है वो एकदम अलग होता है। जी देखिए, मैं खुद एक हार्ट सर्जन हूँ। मेरा डेली का काम यही है कि हार्ट को टच करना, हार्ट पर ऑपरेशन करना। दिस इज़ व्हाट आई डू रूटीनली ऑन अ डेली बेसिस। जो मैं देख रहा हूँ, अगर मैं उसको रिकॉर्ड करके आपके यूट्यूब पे या फिर कहीं एक पॉपुलर चैनल पर डालने की कोशिश करता हूँ तो उसे ब्लर कर देता है। बिकॉज वॉट आई सी डेली इज नॉर्मल फॉर मी टू सी, बट आम जनता को अगर हम वैसा हार्ट दिखाएंगे तो आई टेल यू कि आधे लोगों को तो हार्ट अटैक वो हार्ट देख के आ जाएगा। अच्छा, असली दिल देख करके। इट इज अ बीटिंग हार्ट, इट इज अ ऑर्गन। सी, बाकी सारा शरीर जब हम ऑपरेशन करते हैं या फिर बॉडी देखते हैं या डेड बॉडी में अगर कोई देख रहा है तो इट इज नॉट अ मूविंग ऑर्गन। बट जब आप एक्चुअली हार्ट देखते हो जो रियली धड़क रहा है, इट इज सो इलेक्ट्रीफाइंग एंड एक्साइटिंग फॉर अस। जब हम बीटिंग हार्ट बाईपास करते हैं तो हार्ट इज इलेक्ट्रीफाइंग फॉर अस, पर जो कोई देख रहा है कि बीटिंग हार्ट पे आप कुछ भी कर रहे हो, आई एश्योर यू आधे लोग फेंट होकर गिर जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस एज एमबीबीएस फर्स्ट स्टूडेंट ऑल्सो। जब एमबीबीएस में स्टूडेंट्स आते हैं, ये बेट लगती है कि कौन आज फेंट होने वाला है पहले दिन पे, जस्ट बिकॉज कैडेवर का वो हार्ट देख के या कैडेवर देख के फेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो पॉप कल्चर में ये बहुत अच्छा है, इट इज़ गुड, इट लुक्स फील गुड एंड हैप्पी। जो रियल हार्ट की पिक्चर है, मेनी पीपल कांट हैंडल इट एंड वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट। बिल्कुल। तो जो दिल को इतना रोमांटिसाइज करके रखा गया है कि दिल पे इतने गाने बने, पिक्चरें बनी, लोग इतना एक्सप्रेस करते हैं, बट रियलिटी में अगर कोई, जैसा आपने कहा, दिल देख ले तो चक्कर खा के गिर जाएगा, या हो सकता है कि एक हार्ट अटैक उसी वजह से भी आ जाए। एट द सेम टाइम पॉपुलर कल्चर में दिल को हम मानते हैं भावनाओं का सेंटर। दिल इज द सीट ऑफ इमोशंस। ये पॉपुलर कल्चर में वेस्ट में भी है, इंडिया में भी है, इसीलिए उसको इतना ग्लोरीफाई किया गया है। एज अ हार्ट सर्जन आई नो दैट्स नॉट द केस। आई चेंज हार्ट्स, व्हेन आई चेंज हार्ट्स, उससे कोई पर्सन चेंज नहीं हो जाता है। करेक्ट है। आपने, अगर हम मोटा मोटी समझे तो कितने लोगों का दिल देखा होगा अब तक? मैंने कम से कम 8,000 लोगों का देखा है दिल। 8,000 लोगों का दिल देखा है। आप हर दिन, मतलब यही आपका काम है कि आप दिल से जुड़ी चीज़ों को सही करते हो, आप बीटिंग हार्ट देखते हैं। आपने जैसे कहा कि दिल जो है वो एक इमोशनल कनेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हम दिल के फंक्शन को समझें कि बॉडी में बाकी ऑर्गन्स को दिल जो है वो क्या ऐसा रोल प्ले करता है उनके लिए, या क्या काम करता है एग्जैक्टली, क्योंकि सबको लगता है दिल का काम सिर्फ धड़कना है, बट वहीं तक उसका काम नहीं है, लिमिटेड। तो एग्जैक्टली दिल का काम क्या है? सो दिल का मेन काम तो धड़कना ही है, उसमें कोई शक नहीं है। एंड इमेजिन अगर दिल 5 मिनट के लिए भी हड़ताल पे चला जाए तो मौत हो जाती है। सो हार्ट इज़ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सबसे ज़रूरी अंग इंसान के ज़िंदा रहने के लिए दिल है, और अगर दिल धड़केगा नहीं तो खून फ्लो नहीं होगा। तो बेसिकली हार्ट एज अ पंप वर्क्स टू फ्लो द ब्लड इनटू ऑल ऑर्गन्स। सिर से लेके पैर तक, आपके बालों के जो बेसिक फॉलिक जो रूट्स होती हैं, उससे लेके टो नेल की रूट्स तक, सबको जब दिल खून फेंकता है तो ही वो जिंदा रह पाते हैं, और जहाँ खून नहीं पहुंचेगा वो हिस्सा डेड हो जाएगा। सो दैट इज द मेन, इट कीप्स आवर वाइटलिटी ऑन, एंड सबसे ज़रूरी हिस्सा हमारे दिल का, बॉडी का।
बिल्कुल। तो अगर हम जैसे केसेस की बात करें, जो हमने शुरुआत में भी बोला कि दिल की बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ केसेस हैं अभी, हम आपसे एक एक करके पूछेंगे, आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न हो सकते हैं। जी। अभी जैसे हाल ही में एक केस आया था जिसमें देखा गया कि एक 17-18 साल का जो बच्चा है उसे डबल हार्ट अटैक आया है, और इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आना, उसमें भी डबल हार्ट अटैक आना, तो ये अपने आप में ही एक अलग तरीके का केस है। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि 17 साल के उस बच्चे में हार्ट अटैक आने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, और क्या इतनी कम उम्र में भी दिल की बीमारियां हो सकती हैं। 30s 40s में तो अब हम देख ही रहे हैं, 20s के नीचे भी, और डबल हार्ट अटैक क्या है? सो एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर केस जो आपने मुझसे पूछा। इस पर्टिकुलर केस के बारे में सॉरी मैंने भी सुना नहीं। जो आप डबल हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, शायद मीडिया में आया होगा, मैंने मिस किया है। बट देखिए, जो आपने पहले इंट्रोडक्शन में बात कही थी कि वी हैव स्टार्टेड नॉर्मलाइजिंग कि हार्ट की प्रॉब्लम तो आएगी ही, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द कंट्री इन बिग वे कि जो पहले 50 साल या 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक आते थे वो अब 30 और 40 में आ रहे हैं, और हम लोग उसे ओके हैं। Yes. और सोसाइटी एट लार्ज जैसे पॉल्यूशन के लिए ओके फील हो करती है, वैसे ही हार्ट अटैक्स के लिए भी ओके फील कर रहे हैं। नॉर्मलाइजिंग इट इज़ नॉट द गुड थिंग। दिस हैज़ फोर्स्ड इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स to start checking cholesterol for the first time in a 15-year-old age कि अगर 15 साल की एज में पहली बार आपने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कर लिया तो आप मेडिकल साइंस के हिसाब से सही काम कर रहे हो। 15 साल में द आइडिया इज दैट कि इवन एट 15 years of age we are finding in more than 50% of the people there is either the sign of high cholesterol in the body or there are signs of early plaques if you evaluate by MRI. So very limited studies have been done जहाँ MRI से नसों के अंदर का जो ब्लॉक की शुरुआत होती है वो 10 साल के बच्चों में 100% बच्चों में आ जाती है। ओके 100%, 100%। सो मॉडर्न लाइफस्टाइल में शहरी बच्चों में अगर किसी कारण से कोई बच्चे की डेथ हुई हो और उसकी ऑटोप्सी हो रही हो, ऐसी ऑटोप्सी में 100% बच्चों में आपको वो अर्ली लीशंस मिलेंगे जो बाद में जाके हार्ट अटैक क्रिएट करने वाले हैं। तो इतना बड़ा इंसिडेंस एक्चुअली हो रहा है। एग्जैक्टली। तो एंड जैसे वी शुड नॉट नॉर्मलाइज इट। डबल हार्ट अटैक इज, 3 नसें दी हैं भगवान में, सो आई प्रिज्यूम इट मस्ट बी कि 2 नसों में ब्लॉक आया, इसलिए डबल हार्ट अटैक बोला था। सो जब भी कोई बड़ा लोड हो क्लॉट का, क्लॉट कहीं और बना और वो क्लॉट बन के, जैसे दिल में क्लॉट बना और दिल से निकल के नसों में गया, तो दिल की ही नसें जो सरफेस पे होती हैं उनमें अगर 2 नसों में अचानक से क्लॉट गया तो डबल हार्ट अटैक कर सकता है। दैट्स अ मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी। इसलिए कई लोगों में 2 नसों में 3 नसों में इकट्ठे अटैक भी आता है। तो ट्रिपल हार्ट अटैक भी हो सकता है? यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, तो एक ही साथ है? एक ही साथ हो सकता है, पॉसिबल। एंड सच पीपल, आई मीन ऑफ कोर्स, अगर तीनों नसें अचानक से बंद हो गई तो द पर्सन विल नॉट सर्वाइव, ऑब्वियसली। बचने के कोई चांसेस नहीं होता। ऐसे ही अभी कर्नाटका में पिछले 40 दिन में 20 से ज़्यादा लोगों में हार्ट अटैक के केसेस देखे गए थे। तो 40 दिनों में इतना ज़्यादा नंबर्स हार्ट अटैक का, ये भी अपने आप में ही बहुत शॉकिंग चीज़ है। तो अगर आपसे ही हम जानना चाहें, आप दिल के डॉक्टर हैं, कि क्या कुछ ऐसे रीजंस हैं कि यंग लोगों में जो हार्ट अटैक के केसेस है वो बढ़ रहे हैं, या दिल की बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं? सो ये इसके बारे में मैंने पढ़ा था हसन में, जो हसन डिस्ट्रिक्ट में अचानक से बहुत सारे इकट्ठे रिपोर्ट होने लगे केसेस। सी, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। देयर इज़ अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्लस्टरिंग कि अगर कोई भी घटना रैंडमली आप इवैल्यूएट कर रहे हो तो ऐसे दौर आते हैं जब इकट्ठे कंसंट्रेट होकर वो घटना हो जाती है, और फिर ऐसे दौर आते हैं जब बहुत लंबे समय तक कोई घटना नहीं होती है, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म एवरेज आउट हो जाती है। सो दैट वे आई एम पर्सनली श्योर कि अगर ये हसन डिस्ट्रिक्ट का उसकी कोई भी और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट या फिर नॉर्थ इंडिया की कोई भी और डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर करेंगे तो लॉन्ग टर्म डेटा सेम आएगा। बट जब अचानक से इंसिडेंट्स होने लगे तो फिर वो नज़र में आता है, फिर ऑफकोर्स जनता की नज़र में भी आता है, मीडिया की नज़र में भी आता है, एंड दिस हैज़ अ पोटेंशियल टू गो वायरल ऑल्सो। तो ऐसे समय पे उसमें स्कैंडलाइजिंग इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। बट आई एम नॉट सरप्राइज बाय दिस इन एनी वे, बिकॉज मेरे पास जब गुड़गांव में 40 साल से कम उम्र के लोग आते हैं दिखाने के लिए फॉर प्रिवेंटिव चेकअप्स, सो मी डिस्पाइट बीइंग अ सर्जन आई रन अ प्रिवेंटिव हार्ट क्लिनिक ऑल्सो, दैट वे आई डू अ वेरी यूनिक जॉब। तो जो 40 साल से कम के लोग आते हैं उनमें 40% लोगों में एक्चुअली ब्लॉक्स मिलते हैं। So for me it is a very normal thing to see, it is not surprising at all. बिल्कुल। तो ऐसे में एक और डेटा आया था कि जो 50% इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें 50 से कम उम्र वाले जो लोग हैं, अगर उनमें चेकअप कराया जाए तो अभी से ही दिल की बीमारियों का जो रिस्क है वो पता लगने लगेगा। किसी न किसी का बीपी बढ़ा होगा, किसी न किसी का कोलेस्ट्रॉल होगा, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ ही जाएंगी। तो आपको लगता है कि दिल की बीमारियां अब एक पैंडेमिक की तरह बन के उभर के आ रही हैं? So the biggest pandemic of last 100 years has not been COVID.
it has been heart disease. हार्ट डिजीज। Yes. तो ये अभी से ही बढ़ी है या पहले भी थी और अब ज्यादा? धीरे 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 लगातार बढ़ ही रहे हैं और कहीं भी हमें ऐसा कोई प्लेटू के साइंस दिख नहीं रहे हैं। इस समय जैसे मैंने बताया कि 10 साल के बच्चे में भी मिलेगा, 15 साल के बच्चे में भी इसका इंसिडेंस का ओरिजिन मिलेगा। तो यू कैन इमेजिन द डिजीज इज सेल्फ इज सच कि अगर हम दुनिया भर में देखें 1/3 ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ विल डाई बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। सो अब हम इस रूम में 3 लोग हैं, 3 में से एक इसी बीमारी से मरने वाला है। सो व्हेन द इंसिडेंस इज सो हाई, ऑटोमेटिकली जनता में तो वो है ही। हमारी प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि अगर वेस्ट में 60 इयर्स में हार्ट अटैक आना नॉर्मल बोला जाता है, तो बाय डेफिनेशन अगर किसी को 55 साल से पहले अटैक आए तो उसको यंग हार्ट अटैक बोलते हैं। ओके। तो देयर द एवरेज एज वुड बी बिटवीन 60 to 70। इंडिया में वो अब 40 to 50 होता जा रहा है। दैट इज़ वेयर आवर प्रॉब्लम। कि पहले हम बोला करते थे, जब मेरा MBBS 95 में था, तो उस जमाने में 95 में हमें ये जब बताया जाता था कि भाई व्हेन यू हैव अ हार्ट अटैक, इंडियंस को वेस्टर्न कंट्रीज से 10 साल पहले हार्ट अटैक आ रहा है। वो अब मैं प्रैक्टिस में आते आते जब मैं अभी पहुंचा हूँ यहाँ पे, तो आई एम सीइंग कि शायद उन लोगों से अब हम 20 साल पहले हार्ट अटैक ले रहे हैं। तो वो चिंता का विषय है। वरना देखिए दुनिया में है 1/3 लोग तो वैसे भी हार्ट अटैक से मरने वाले हैं, हार्ट अटैक या लकवे से मरने वाले हैं। बोथ आर सेम डिजीजेस। अच्छा, तो अभी जैसे आपने कहा कि अगर हम चेक करें तो 10, 12, 15 साल के लोगों में भी इस तरह की दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो हम दिल की बीमारियां पहले बड़े बूढ़ों की बीमारी मानते थे, अब वो बीमारी शिफ्ट होकर के यंगर जनरेशन में आ रही है। बड़े बूढ़े बच जा रहे हैं, यंगर जनरेशन जो है वही ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो शुरुआत से हम ऐसे क्या गलतियां कर रहे हैं या पेरेंट्स ऐसे क्या गलतियां कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ कि उनमें हम अभी से ही हर दिन दिल की बीमारियों का रिस्क दे रहे हैं कि हाँ तुम ये गलतियां कर रहे हो और तुम हो रिस्क पर? तो आपका सवाल 2 पार्ट्स में। तो पहले आई विल एड्रेस द लॉन्ग टर्म वाला कि बड़ों में ये बीमारी उतनी घातक नहीं रही जितनी अब यंग लोगों में आ गई। उसका रीज़न ये होता है कि अगर नेचुरली बीमारी स्लोली बढ़ने वाली है और वो स्लोली बढ़ते 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 जब ब्लॉक आता है तो हमारी बॉडी को टाइम मिलता है कोलैटरल्स बनाने के लिए। सो जो कोलैटरल, जिसको हम एवरेज भाषा में आजकल हम नेचुरल बाईपास बोलते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग टर्म। नेचुरल बाईपास इज नथिंग लाइक नेचुरल बाईपास। बट जो आर्टरीज के कोलैटरल्स जब बनना शुरू होते हैं तो कम से कम उस एरिया को जिसमें कि अटैक आया जिंदा रखने के लिए देर आर सम स्मॉल ब्रांचेस विच विल कम एंड सैल्वेज दैट एरिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बुजुर्गों में अगर एक मेन ट्रंक ऑफ द वेसल बंद भी हुआ तो ये कोलैटरल्स सरवाइव करवा जाते हैं, एटलीस्ट जान नहीं जाने देते हैं। इसीलिए ओल्ड एज में अगर अटैक आया तो आप ज़्यादा चांसेस हैं कि बच जाओगे। यंग एज में क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला अपनी बॉडी को हील करने का, रिपेयर करने का, नसें जोड़ने का, तो फिर अचानक से जब नस बंद होती है देयर आर नो कोलैटरल्स, तो डेथ का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। ये पहला पार्ट था आपके क्वेश्चन का। दूसरा ये कि जो बच्चों में आज हम लाइफस्टाइल डाल रहे हैं, वी एक्चुअली आर प्रमोटिंग द हार्ट डिजीज हर तरीके से। टीवी देखते रहना, बच्चे घर बैठे रहें, पहले बच्चे बाहर खेला करते थे अब बैठते हैं। सो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स रिकमेंड्स कि डेली हर बच्चा कम से कम 4 घंटे फिजिकली खेले, फिजिकल एक्टिविटी हो 4 घंटे। आई बेट ऑन इट कि कई सारे बच्चों की 40 मिनट भी नहीं है। एट द सेम टाइम जब आप बैठे रहते हो टीवी के सामने तो आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है, टीवी बंद करो तो वही बच्चा यहाँ से वहाँ कूदेगा, यहाँ से वहाँ खेलेगा। जैसे ही टीवी चालू हुई वही बच्चा एक ज़ॉम्बी की तरह बैठ जाएगा। सो जो अदरवाइज नॉर्मल एक्टिविटी होती है, आउटडोर एक्टिविटी 4 आवर्स की तो छोड़िए, जो घर के अंदर की रूटीन एक्टिविटी बच्चा नॉर्मली खेलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, इधर टच करेगा, उधर टच करेगा, वो सब भी बंद हो जाती है बिकॉज यू मेड अ ज़ॉम्बी आउट ऑफ द चाइल्ड। देन ऑन टॉप ऑफ इट कि हर बार खाते समय पे आप माइंडफुली खाने की बजाय अनमाइंडफुली खिला रहे हो। बच्चा ज़ॉम्बी की तरह टीवी देख रहा है, आप उसे फीड कर रहे हो। आपको अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना है, आपका गोल होता है कि पेट भर ले। बच्चे को भूख और सेशिएशन दोनों फील ही नहीं होता। आप बच्चे को कभी ऐसा समय ही नहीं देते हो कि उसको भूख लगे फिर वो खाना मांगे, और एट द सेम टाइम खाना खिलाते समय आप ओवर ईटिंग करते हो ताकि बच्चे का पेट भरा रहे, बच्चा शांत रहे। बच्चे का पेट कब का भर चुका है, बट बिकॉज वो टीवी देख रहा है वो और खाता जाता है जब तक खाना खत्म नहीं होता। सो ये एक हैबिट जो बन जाती है कि ओवर ईटिंग, ईटिंग व्हेन यू आर नॉट हंग्री। नेचर ने, भगवान ने हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स, ऐसे सिस्टम्स दिए हुए हैं कि हम भूख लगेगी तो खुद ही खाना मांगेंगे, खाना खाएंगे। एक 2-3 साल का बच्चा ऐसा नहीं पूछ सकता, बट 3 साल की उम्र के बाद में बच्चे कैन टेल यू कि मुझे भूख लगी है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट लिसन टू दैट, वी डोंट इवन वेट फॉर अ टाइम कि आप भूख लगने का वेट करो। जैसे फ़ोन है, अभी डिस्चार्ज हुआ नहीं, आप 40% फ़ोन को आप फिर से कनेक्ट करोगे तो बैटरी लाइफ कम होगी, वैसे ही बच्चों की लाइफ भी कम हो रही है। दैट्स अ वेरी नेचुरल थिंग टू डू। ऊपर से ऑफ कोर्स पॉल्यूशन, स्ट्रेसेस ऑफ द मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड द
मास मीडिया में जो एक पॉपुलर कल्चर है, अब आप 2 मिनट का खाना 2 मिनट में ही खाने वाले हो, तो जो खाना 20 मिनट में बन के आपने 20 मिनट में खाना चाहिए, आप इंस्टेंट लाइफ की तरफ जाते हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जाते हो। जैसे देश के बिस्किट्स हैं, जो हर कोई देश के बिस्किट्स खा रहे हैं बैठ के ये सोच के कि अच्छा है, बट उसमें मैदा शक्कर ही होता है बस। सो दीज आर नॉट द थिंग्स विच ह्यूमंस वर मेंट टू ईट। शक्कर भगवान ने नहीं बनाई, मैदा भगवान ने नहीं बनाया, आज हम वो इतना ज्यादा खा रहे हैं। रिफाइंड, एवरीथिंग इज रिफाइंड। बिल्कुल। अभी जैसे आपने शक्कर और मैदे की बात की, तो इसी पर ही आते हैं, क्योंकि जैसे ही दिल की बीमारियां बढ़ने की बात होती है तो डाइट जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसे आज के समय में एकदम से विलन बना करके बोला गया है कि इसे बंद ही कर दो, तो हम आपसे वो भी पूछेंगे, प्लीज़ बताइएगा कि क्या सच में इसे बंद करने से कोई फ़ायदा होगा या दिल की बीमारियों से हम बच सकते हैं। आपने रिफाइंड शुगर की बात की, तो जो सफ़ेद चीनी है, लोग कहते हैं कि हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं चीनी, अब ऐसा क्या हो गया कि चीनी से हार्ट अटैक हो रहा है, तो क्या सच में चीनी खाने से दिल की बीमारियां बढ़ती हैं? जी देखिए, पिछले 50 साल का अगर आप ट्रेंड देखें तो वर्ल्ड शुगर आउटपुट का जो चार्ट है ना, वो ऐसा गया है। पहले यूपी में, बाकी स्टेट्स में, इंडिया में किसानों को अलग से शुगर केन ग्रो करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं मिलते थे, अब इंसेंटिव मिल रहे हैं। सो ओवरऑल शुगर प्रोडक्शन इन द कंट्री हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली। देयर वाज अ टाइम जब हमें रिफाइंड शुगर इंपोर्ट करना पड़ता था, इंडिया में शुगर थी ही नहीं। 60s एंड 70s में अगर आपको शक्कर लेनी होती थी तो आपको एक कंट्रोल की शॉप पे जानी पड़ती थी, राशन की शॉप पे। ओनली जो इलीट लोग होते थे, केवल लेस देन 1% ऑफ इलीट इंडियंस हैड फ्री एक्सेस टू शुगर। 99% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस डिड नॉट इवन हैव एक्सेस टू फ्री शुगर। आपको कंट्रोल की लाइन में खड़े होकर महीने का 2 किलो शुगर ही मिलेगा, जो आप 4 लोग या 5 लोग खाओगे महीने भर में। अब वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर। तो शुगर के मामले में, बिकॉज देर इज अ पॉलिटिकल लॉबी बिहाइंड इट, बिकॉज देर इज अ ह्यूज इंडस्ट्री थ्राइविंग ऑन इट, एंड शुगर इज समथिंग विच इज नेचुरली लव्ड बाय एनी ह्यूमन बीइंग। हजारों सालों से कोई भी मीठी चीज़ को आप रिस्पेक्ट देते आए हो। अब वो जो रिस्पेक्ट वाली चीज़ है, जिसको कि एक स्पेशल ओकेशंस के लिए या रेयर खाने के तौर पे लिया जाना था, वो अब दिन में 3 बार, 4 बार, 10 बार लोग खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट तो बढ़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि आप व्हाइट शुगर बचपन से खाते आए थे तो आज कोई प्रॉब्लम आ रही है। द क्वेश्चन शुड बी कि पहले आप कितनी खाते थे और आज कितनी खा रहे हो। और दूसरा, जो लोग बचपन से खाते आ रहे हो उनको तो बीमारी होनी है। करेक्ट है। तो चीनी अगर कोई छोड़ दे, क्योंकि आजकल चल रही है ट्रेंड कि आप शुगर छोड़ दो, बिल्कुल चीनी छोड़ दे, लेकिन उसकी जगह लोग गुड़, खांड, मिश्री या जो स्टीविया या मोंग फ्रूट खा रहे हैं, तो ये सब हेल्दी ऑप्शंस हैं फिर? सो 2 डिफरेंट कैटेगरीज व्हेन यू सेड। तो शुगर के जो नेचुरल सब्सटीट्यूट्स हैं, कि लाइक अगर आप गुड़ ले रहे हो, खांड ले रहे हो, मिश्री ले रहे हो, या जो भी इस टाइप की जो शुगर्स हैं, ब्राउन वाली शुगर ले रहे हो, दे आर ऑल द सेम। उसमें जो वेरिएशन है इज़ वेरी मिनिमल, कि अगर आप 100 ग्राम शुगर लेंगे, जो रिफाइंड शुगर उसमें 100 ग्राम में 100 ग्राम आपको मिलेगा, गुड़ में आपको 95% ग्राम मिल जाएगा, खांड में 97% मिल जाएगा, शहद जो कि नेचुरल हनी है उसमें भी आपको 97-98% शुगर ही मिलेगा। तो ये चीज़ें आर सिमिलर टू ईच अदर एंड उनको एक ही तरफ से कैटेगराइज करना चाहिए। दूसरा होता है शुगर सब्सटीट्यूट्स, जैसे आपने मोंग फ्रूट कहा, स्टीविया कहा। मोंग फ्रूट एंड स्टीविया आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्ब्स नहीं है जो आप खा रहे हो, तो उसमें वो एनर्जी नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। पर इसमें भी एक ये है कि देखिए, शुगर का रिस्पॉन्स बॉडी में क्यों आता है, इज व्हेन यू कंज्यूम शुगर योर माइंड इज हैप्पी, बिकॉज योर माइंड इज हैप्पी, यू आर स्पाइकिंग, यू आर हैप्पी, वो सब हैप्पीनेस आती है और इसीलिए एडिक्शन होती है। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू कंज्यूम दीज एक्स्ट्रा कार्ब्स, अपनी बॉडी इन कार्ब्स से फैट बनाती है। फैट बनाने का ट्रिगर आता है बिकॉज हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉल्ड इंसुलिन। ये जो इंसुलिन हार्मोन है, जैसे ही आपने शुगर कंज्यूम की, इंसुलिन का स्पाइक आया। अब इंसुलिन का जैसे ही स्पाइक आया, इंसुलिन का काम है ये जो ब्लड में शुगर आई है इसको सेल्स के अंदर भेजो और ब्लड शुगर को एक नैरो रेंज में मेंटेन करो, ये इंसुलिन का काम है। ठीक है। अब ये करने के दौरान कार्ब्स आपने एक्चुअली लिए तो हाइपर इंसुलिनीमिया हुआ, उससे शुगर आपकी मेंटेन हो गई। बट जब आप शुगर सब्स्टिट्यूट्स ले रहे हो तो इवोल्यूशनरली बॉडी कैन नॉट बी फूल्ड। बॉडी को तो जब आपने मीठा खाया, इंसुलिन बढ़ाना है, तो इंसुलिन स्पाइक तो फिर भी आती है। अगर आपने कोई भी और शुगर सब्स्टिट्यूट्स खाए जो कि मीठे हैं और आपके टेस्ट बड्स ने ब्रेन को मैसेज भेजा कि मीठा आया है, तो आपका इंसुलिन तो फिर भी रिलीज हो रहा है। तो इंसुलिन के कारण जो और नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं वो तो होंगे ही होंगे। ठीक है। बट एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने कंज्यूम नहीं की, तो शायद स्लाइटली दे आर बेटर देन अ रेगुलर शुगर। बट आइडियल तो यही है कि देखिए, भगवान ने हमें टेस्ट बड्स दी थी
शुगर को अप्रिशिएट करने के लिए बाय टेकिंग एक्स्ट्रा शुगर, व्हाट वी एंड अप डूइंग इज कि इतना ओवरलोड कर लेते हैं कि वो टेस्ट बर्ड्स मीठे के लेवल को अप्रिशिएट करने के लिए उनका थ्रेशोल्ड बढ़ता जाता है। यही अगर आप 7 दिन तक कोई मीठी चीज मत खाइए, बॉडी में इतनी एडेप्टिव पावर है कि अगर आप पहले चाय में 2 चम्मच शक्कर को नॉर्मल मानते थे, अब अगर उसमें आधा चम्मच डालोगे तो आपको पहले जैसी मिठास आ जाएगी, जस्ट बाय एब्स्टिनेंस ऑफ 8 days। तो बिकॉज रिसेप्टर्स और सेंसर्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं कि उनको मिला नहीं, इसीलिए कम अमाउंट ऑफ शुगर और ऑलमोस्ट नो अमाउंट ऑफ शुगर इज हेल्दी फॉर यू। इवन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज कि एक दिन में किसी भी व्यक्ति ने, फुल्ली एक्टिव पर्सन ने, सारे सोर्सेज से मिला के 5 ग्राम से ज्यादा शुगर, 25 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए, 5 टीस्पून से ज्यादा शुगर नहीं लेनी चाहिए। ओके, सारे सोर्सेज मिलाकर हमारा एक मिठाई में उतना आ जाता है। राइट। और पहले हम मिठाई किसी स्पेशल ओकेजन के लिए खाते थे, अब तो फटाक से ऑर्डर करके खा लो जब जो मन करेगा खाने का, तो ये चीज भी बड़ी है unfortunately, but this is the reality of modern era and that's why there is disease. Exactly. This is one of the main causes. There are other causes also, like when you ask me the question कि इस चीज से होगा, तो उसमें देखिए सबसे ऊपर टोबैको है, एंड थैंकफुली टोबैको ओवरऑल वर्ल्ड में डिक्लाइन पे है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में वी आर सीइंग कि एक लेवल पे आके प्लेटू कर गया है। इंडिया में अभी भी वी आर सीइंग अ फेज कि नंबर ऑफ स्मोकर्स एंड नंबर ऑफ टोबैको कंज्यूमर्स जो कि चू करते हैं वो भी कम हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। दैट इज द ओनली सिल्वर लाइनिंग इन होल इक्वेशन फॉर द हार्ट अटैक्स एंड पैरालिटिक एपिसोड्स। पैरालिटिक एपिसोड ऑल्सो इज एक्चुअली इक्वली बिग प्रॉब्लम, हम उसे एक्चुअली उतना हाईलाइट नहीं करते हैं। दैट शुड बी नोटेड कि जो बीमारी हार्ट में हार्ट अटैक कर रही है वही ब्रेन में लकवा कर रही है, वही अपनी किडनी डैमेज कर रही है, वही आंखें डैमेज कर रही है, वही पैर में कालापन भी ला रही है। सो दिस इज अ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, बट हम उसे डिफरेंशिएट इसीलिए करते हैं कि हार्ट अटैक से जाने जाती हैं, बाकी सारी चीजों से इंसान मरता नहीं है, डिबिलिटेट ही होता है। बिल्कुल। तो जैसे आपने एक चीज तो बोला कि टोबैको, उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दिल की बीमारियां बढ़ा रही हैं, तो हम उसे कट डाउन कर दें? सो टोबैको इज द एक्सटर्नल सोर्स जिसको कि डेफिनेटली जीरो करना है। शुगर जहां तक हो सके जीरो करना। आई नो इट इज डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग योर पॉडकास्ट राइट नाउ, बट अगर आप शुगर छोड़ देते हो, तो अगर टोबैको नहीं ले रहे थे और शुगर छोड़ दी, तो आपने अपनी रिस्क ऑफ हार्ट अटैक वैसे ही 1/3 से घटा दिया। सो इतना बड़ा इम्पैक्ट है। अब जिसको बीमारी का डर ज्यादा है उसने तो शुगर जीरो कर देना चाहिए, क्योंकि फिर आप गिल्ट में घूमते हो। अगर आप बीमारी से भी डरते हो और शुगर भी खा रहे हो तो डेली आपको गिल्ट ट्रैप करता रहेगा, बिकॉज इट इज अ कॉज, उसमें कोई शक नहीं है। एंड व्हेन आई से शुगर, शुगर मतलब सारे सिंपल कार्ब्स लाइक मैदा भी शुगर है। अच्छा, आप इस तरीके से सोचने लगेंगे कि मैदा भी शुगर है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। फिर जो आप बिस्किट्स खा रहे हो, अब भाई महीने में एक बार बिस्किट खाया इज ओके। कुकीज आर मेड फॉर स्पेशल ओकेशंस, इट इज नॉट मेड कि आप दिन में 2 बार बच्चे को एक पैकेट समझा रहे हो कि आप बिस्किट खाओ बैठ के। बिस्किट बिकम्स द मेन फूड फॉर द बेबी, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जो इंस्टेंट नूडल्स टाइप का चीज़ें हैं, या फिर जो फ्राइड आइटम्स हैं, बाजार से खरीदे हुए पैकेज्ड फूड्स हैं जिनमें अधिकतर ये मैदा और शुगर अलग अलग प्रोपोर्शन में आपको मिलेगी, एंड फिर उसके ऊपर से थोड़े वेजिटेबल ऑयल्स मिलेंगे, तो दीज आर नॉट द थिंग्स विच आर हेल्दी और मेंट फॉर अस। ये इंडस्ट्री ने बनाए हमारी कन्वीनियंस के लिए। इंडस्ट्री को पैसा बनाना है, इंडस्ट्री को चीप इंग्रेडिएंट्स यूज करते हुए आपको बेचना है और प्रॉफिट कमाना है। दे आर नॉट फोकस्ड ऑन हेल्थ। हेल्थ आपको खुद को फोकस रखना पड़ेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें जैसे ग्लूटेन और डेयरी की भी बात कर लेते हैं। पहले जैसे था कि हम दूध और गेहूं तो खाते ही हुए आ रहे बचपन से, बट अब है कि इन दोनों से शरीर में सूजन बढ़ रही है और इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसमें से एक बीमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हैं। तो क्या हमें दूध और गेहूं कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए अगर चाहते हैं कि दिल की बीमारी से बचे रहें? तो नहीं, सी देयर इज अ डिफरेंस हियर। देखिए, ग्लूटेन अलग टॉपिक है और मिल्क अलग टॉपिक है। पहले आई विल टॉक अबाउट द मिल्क। मिल्क, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि इंडिया में हम मिल्क को वेजिटेरियन मानते हैं। इट इज अ एनिमल सोर्स फूड एक्चुअली, और मिल्क और उस हिसाब से अंडे आइडियली दोनों एनिमल सोर्स प्रोटीन्स हैं, एनिमल सोर्स फूड्स हैं। अब हम उसे वेजिटेरियन मानते हैं दूध को, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर आप दूध नहीं लेते हो तो फॉर मेजोरिटी ऑफ इंडियंस हु आर वेजिटेरियन, एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया बहुत सारे वेजिटेरियन पॉपुलेशन है जिनका दूध के प्रोटीन के अलावा बाकी का प्रोटीन कंजम्पशन बहुत कम है। तो दूध के विटामिन एंड प्रोटीन्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। सो फॉर सच पीपल हुआ ये है कि हज़ारों सालों से ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, यमुना, गंगा, ये सारी जो सोसाइटीज़ हैं, इन जगहों पर दूध का कंजम्पशन इतने समय से रहा था कि यहाँ के रहने वाले लोगों में दूध के लिए अच्छी टॉलरेंस है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इज एक्चुअली शुगर ऑफ द मिल्क।
जो दूध की शुगर है उसको लैक्टोज बोलते हैं, जैसे कि ब्लड की शुगर को ग्लूकोज बोलते हैं, और जो हम शक्कर खाते हैं वो सुक्रोज है। तो आउट ऑफ दीज शुगर्स लैक्टोज के लिए टॉलरेंट पॉपुलेशन है और इनटॉलरेंट पॉपुलेशन है। सो इंडिया में अगर हम देखें तो साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी बड़ी बेल्ट है जहाँ पे दूध का कंजम्पशन पहले उतना नहीं होता था, और उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस का इंसिडेंस 5 से 10% तक है। काफ़ी लोग हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। नॉर्थ इंडिया में वो इंसिडेंस कम है। तो हर किसी ने दूध छोड़ना चाहिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि शाकाहारी लोग अगर दूध छोड़ देंगे तो फिर तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। नेचर डिड नॉट मेक इट दैट वे। हमें कुछ ना कुछ तो एनिमल सोर्स प्रोटीन और एनिमल सोर्स विटामिन जरूरी होते हैं। हाँ। दूसरा होता है ग्लूटेन। तो इंडिया में मल्टीग्रेन हम बहुत सालों से खाते आए हैं। तो व्हीट वाज नेवर द मेन ग्रेन फॉर इंडिया। इंडिया में गेहूं था, ऐसा नहीं गेहूं नहीं था, बट गेहूं वाज आल्सो वन ऑफ द क्रॉप्स। तो ज्वार, बाजरा और हर लोकल एरिया में अलग अलग टाइप के ग्रेन्स पहले होते थे। बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और वेस्ट ने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी बनाई कि दे वर एबल टू डू अ मास लेवल की क्रॉप फॉर्मेशन, तो उसमें गेहूं सस्ता होने लगा और गेहूं का कल्टीवेशन बड़े से बड़े एरिया में होने लगा। साइंटिफिकली गेहूं को कैसे उगाएं, उसकी बेटर वेराइटीज जो कि इंपोर्ट होते थे, बीज इंपोर्ट होते थे, तो वो डेवलपमेंट ऐसा आया कि गेहूं को पर हेक्टेयर उगाना वाज चीपर with better yield and it was adopted by the masses as the main grain over time. पहले इंडिया में ऐसा नहीं था। लाइक अभी भी साउथ ईस्ट एशिया देखें, साउथ इंडिया देखें, राइस इज द मेन ग्रेन। तो उन लोगों को तो ग्लूटेन का कोई रिलेवेंस ही नहीं है, बिकॉज व्हीट उनकी राइस में लगभग ना के बराबर है। दे डोंट इवन कंज्यूम मच ऑफ व्हीट। सो there will be a few percentage of people, I think I'm not the gastroenterologist so I cannot give you the exact percent here, but जहाँ तक मुझे पता है 2 से 5% लोगों में wheat sensitivity होती है, which in severest form is called as celiac disease. So celiac disease एक तरफ है जो कि very obviously है कि आपने गेहूं खाया और आपका पेट खराब हो जाएगा, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि 2% से 5% लोग हैं जिनमें कि व्हीट की एलर्जी होती है या व्हीट की ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए इन जनरल मैं बोलूँगा, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बॉडी को समझना चाहे तो मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को, जो भी मुझे प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए भी आते हैं, कि भाई आप 1 महीना बगैर व्हीट के रह के देखो, बिना गेहूं के 1 महीना रह के देखो। लाइफ में आपके लिए महीना कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं है, बट व्हेन यू आर बीइंग अवेयर ऑफ योर हेल्थ, उस दौरान 15 दिन या महीना जैसी आपकी श्रद्धा हो, आप अपनी बॉडी को हील होने का मौका दीजिए। अगर वो इन्फ्लेम थी और व्हीट छोड़ने के 1 महीने बाद में आप बेटर फील कर रहे हो, मतलब यू आर ग्लूटेन सेंसिटिव। करेक्ट। एलिमिनेशन डाइट, इसको बोलते ही एलिमिनेशन डाइट है। तो अगर आप दूध को एलिमिनेट करके देखो 15 दिन से 1 महीने तक एंड यू फील बेटर, यू कंटिन्यू विद इट। इफ यू एलिमिनेट व्हीट एंड यू फील बेटर, कंटिन्यू विद इट। सो एलिमिनेशन डाइट्स का रोल है टू अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी, विच नो डॉक्टर कैन टेल यू और टीच यू। इट इज जस्ट कि आपने खुद को ही समझना है कि मुझे व्हीट सूट करता है या नहीं करता है, एंड दैट यू कैन इजीली डू। डॉक्टर, अभी जैसे हमारी जो बातचीत हुई है, इसी में एक और है, दैट इज तेल के लिए भी कहा जा रहा है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के ही तेल खाना चाहिए आपको, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए, जबकि आई थिंक इंडिया में किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए तो रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में आपके हिसाब से कौन से तेल हमारे दिल के लिए सच में अच्छे हैं और कौन से खाने चाहिए, या तेल भी एकदम ना के बराबर कर दें? सो देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो कि प्रोटीन्स में से अमीनो एसिड्स बनते हैं और वो आपके लिए एसेंशियल्स होते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड्स, कि भाई वो फैटी एसिड्स आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, बट देयर इज नथिंग लाइक एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो शुगर के लिए मैंने कहा था, इट होल्ड्स वेरी ट्रू कि देयर आर नो एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स दैट यू मस्ट कंज्यूम, बट एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, और आपको खाने की चीज़ों में तेल को कंज्यूम करना इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, नथिंग रॉन्ग विद इट। अगर आप कोई भी नॉन वेजिटेरियन हो, तो मीट हो या एग हो या मिल्क हो, तीनों में अच्छे से ऑयल होता है। सेम वे कई सारी वेजिटेरियन चीज़ों में नेचुरली ऑयल होता है। सो इफ समबडी इज कंज्यूमिंग पीनट्स, बादाम, अखरोट, नट्स जो हम बोलते हैं, या फिर कोई भी और सोयाबीन, हर चीज़ से तेल निकलता है। बट इट इज़ लाइक, इसको इस तरीके से सोचना चाहिए कि नेचर गेव अस पीनट्स, वी मेड पीनट ऑयल। नेचर गेव अस सनफ्लावर, फूल दिया था, खाने का भी नहीं था वो, तो उससे सनफ्लावर से ऑयल बना लिया हमने। सो दैट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस कि आपने किसी चीज़ से ऑयल निकाला जस्ट बिकॉज उसमें ऑयल कंटेंट था। इट इज़ लाइक आप एक नई दवाई पूरी समाज में लॉन्च कर रहे हो, उस दवाई के साइड इफेक्ट्स आपको पता नहीं है, बट आप देने के बाद पता करते हो कि क्या साइड इफेक्ट। इट्स अ मास एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमैनिटी। Oil का consumption is a mass experiment on humanity because nature never made oil. Same way nature never made refined sugar. Nature ने मीठी चीज़ें दी थी जो फलों में थी या खाने की और चीज़ों में थी naturally. वो natural sugar fructose होती है, वैसे हम ग्लूकोज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सुक्रोज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं।
तो ऑयल्स आर, सम फैटी एसिड्स आर एसेंशियल, ठीक है। एंड every household should consume oil to the least amount, because आज के ज़माने में, जो मॉडर्न ज़माने में जो हम तेल ले रहे हैं, वो रिकमेंडेड ऑयल की लिमिट से काफ़ी ऊपर है। ऑयल के बारे में एक स्पेशल चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अगर आप 1 ग्राम ऑयल लेते हो तो वो 9 किलो कैलोरीज देता है। 9 किलो कैलोरीज, जबकि वही कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स विल गिव 4 किलो कैलोरीज। तो it is more calorie dense food for the gram of food you are taking. correct. So that way जो extra calories आप अपनी body में इकट्ठी करोगे, chances are more if you take more oily foods you will consume more calories and store more calories. उस लेवल तक तो जाके फैट्स के लिए आपने रिडक्शन करना चाहिए, एंड फैट शुड बी स्मॉल। नाउ ह्यूमंस हैव डिसाइडेड टू कुक फूड। अब कुकिंग के लिए कुछ ना कुछ मीडियम तो चाहिए। वैसे आजकल एयर फ्राइंग एंड माइक्रोवेविंग हैव बिकम अ थिंग, जहाँ पे आप एक्चुअली मीडियम बहुत कम यूज करके भी कर सकते हो। अच्छी चीज है ये दोनों, बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड, ऑफ कोर्स, नथिंग रॉन्ग विद देम। सो इफ यू लाइक दैट सॉर्ट ऑफ कुकिंग, बट देखिए जो बचपन से माँ ने खिलाया हुआ है वो माइक्रोवेव नहीं करा सकता। सो जो पैलेट होती है हमारी, टेस्ट होता है, जैसे हम परसीव करते हैं, तो अगर वही चीज़ जो कि फ्राई करके माँ ने बनाई थी और आप एयर फ्राई करोगे तो वो फ्लेवर आएगा ही नहीं, बिकॉज कुकिंग मेथड भी अलग है, ऑयल भी नहीं है, दोनों नहीं है। ऑयल इन्हांसेस द टेस्ट, उसमें कोई शक नहीं है। अपनी तरफ से कम कम तेल खाइए। तेल घर में 4-5 अलग अलग तरह के रखिए। इन 4-5 तेलों में एक घी ज़रूर हो, अगर हो सके तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल हो, थोड़ा सा मूंगफली का तेल हो, थोड़ा सा सूरजमुखी का तेल हो, थोड़ा सा अगर आप एक्जॉटिक ऑयल्स में जाते हैं तो फिर आपके लिए जो ये ऑलिव ऑयल होता है, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अब ऑलिव ऑयल नेचुरली इंडिया में कुकिंग में नहीं होता, तो कई लोगों को फ्लेवर उसका पसंद नहीं आता, बट दीज आर द वेल सूटेड ऑयल्स। अगर आप 4-5 ऑयल्स अपने किचन में रखते हो और अलग अलग डिश में अलग अलग डाल के यूज़ करते हो, दैट इज़ इनफ। सबको कम यूज़ करना है। नो ऑयल शुड बी यूज्ड इन एक्सेस। ऐसा कोई ऑयल नहीं है जो आपको हेल्दी बना देगा। सरसों का तेल? सरसों का तेल भी सेम, सॉरी आई फॉरगॉट आउट ऑफ द लिस्ट। सरसों का तेल ऑल्सो कम इन द सेम लिस्ट। थोड़ा ऑयल लेने में कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है। तो मतलब तेल को भी अगर इस्तेमाल करना है तो कम अमाउंट में कम, क्योंकि हम जिस हिसाब से खाना बनाते हैं तो तेल जब तक ऊपर तैरे ना, लोगों को तरी इज बैड, लोगों को लगता है कि खाने में तो स्वाद आया ही नहीं, आपने रिचली नहीं बनाया है। वो जो रिच खाने को हम एसोसिएट करते हैं तरी से, मॉडर्न जमाने में अल्ट्रा रिच, मैं जो बोलता हूँ, देखिए रिच लोग तरी खाते हैं, अल्ट्रा रिच लोग बगैर तरी का खाते हैं। ये एक मैसेज आपके ऑडियंस के पास भी जाना चाहिए। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो आपने जैसे हमें 4-5 तेल बता दिए कि अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इन तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम कुकिंग मेथड्स की बात करें, क्योंकि आई एम श्योर इंडिया में कुकिंग मेथड भी बहुत गलत तरीके से, मतलब खाना बनाने का तरीका ही बहुत ज़्यादा गलत है कई लोगों का। उन्हें लगता है कि जब तक डीप फ्राइंग ना हो, करी स्टाइल में ना हो, पूरे मसाले ना पड़े, तब तक खाने में स्वाद नहीं आता है। इवन कोई भी एक हेल्दी चीज़, अगर हम चिकन को बोलते हैं या फिश को बोलते हैं हेल्दी है, अंडा हेल्दी है, उसे भी फ्राई कर देते हैं, उसे भी मतलब पकौड़े की तरह बना करके खाते हैं। तो इन सब से तो ऑब्वियसली दिल की बीमारियां बढ़ेंगी। तो खाने का भी कोई सही मेथड होना चाहिए पकाने का। देखिए स्वाद सबसे बड़ी चीज़ है, एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू आर ईटिंग फॉर टेस्ट, व्हाट आई रिकमेंड टू ऑल इज कि ईटिंग फॉर टेस्ट के लिए आपने बस थोड़ा सा ही खाना होता है। पेट भरने के लिए वो जो टेस्टी चीज़ है उससे पेट नहीं भरना है। पेट भरने के लिए हेल्दी चीज़ यूज़ करें। इफ़ यू लिव बाय दैट यू विल लिव लॉन्ग एंड यू विल लिव हेल्दी। आई एम 50 माई सेल्फ, एंड मैंने वो ज़माना देखा है जब घर के किचन का खाना रेस्टोरेंट के खाने से बहुत अलग होता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने रेस्टोरेंट जाना शुरू किया, वो रिच फूड बनने का, देखने का, ग्रेवी देखने का शौक हुआ, और फिर वो एक्सपेरिमेंटेशन घर पे होता है। आई हैव सीन थ्रू दैट फेज जब हमारे किचन का खाना और रेस्टोरेंट खाने में ड्रास्टिक डिफरेंस था। आज लगभग हर घर का किचन रेस्टोरेंट्स को कॉपी करने की कोशिश करता है। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। कई बीवियां यही सोचती हैं कि अगर मैंने पति को अच्छा खाना नहीं दिया तो आई विल नॉट बी वैल्यूड, और अदरवाइज कि बाहर जाके खाने के बजाय मैं तुम्हें वैसे ही खाना घर पे बना के दिखाती हूँ। इट्स टेकन एज अ मैटर ऑफ प्राइड। The pride should be in making it healthy. Pride should not be in making it tasty or restaurant like. ये मैसेज मैं देना चाहूँगा आपकी ऑडियंस को। Exactly. तो जैसे अगर कुकिंग मेथड्स की बात करते हैं तो इसमें क्या बेस्ट कुकिंग मेथड्स में बेकिंग, ग्रिलिंग, पैन फ्राइंग, इसको हम लोग मान सकते हैं? So देखिए कहीं पर भी अगर आप कोई भी चीज़ बॉईल करके, माइक्रोवेव करके, एयर फ्राई करके आप खा सकते हो तो दैट इज़ सुपीरियर, बिकॉज आप उसमें और कुकिंग में बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल रहे हो। दूसरा, अगर आप देखें, शैलो फ्राइंग इज़ बेटर देन डीप फ्राइंग नेचुरली। व्हेन यू डू बेकिंग में यूजुअली बहुत ज़्यादा बटर ऑयल यूज़ होता है। सो बटर ऑयल फैट जब यूज़ होता है तो बेकिंग बिकम्स स्लाइटली इन्फीरियर कंपेयर टू माइक्रोवेविंग और एयर फ्राइंग। उसके बियॉन्ड अगर आप देखें तो
कुकिंग में एक एक्सट्रीम पे दूसरी होती है कि ग्रिलिंग. When you burn your food, that is again problem. उससे हार्ट पे तो डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ता, but it has a big bearing on cancer. So जो there are things like कि अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रिल करते हो तो नॉर्थ इंडिया इज़ वन ऑफ द रीजंस कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टमक और लिवर और गॉल ब्लैडर के कैंसर्स हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा तंदूर का उपयोग होता है. दैट इज़ द नॉर्मल वे ऑफ ग्रिलिंग. तो एक दूसरी टाइप है कुकिंग के मेथड्स पे. जब आप कुकिंग के मेथड्स पे आते हो तो ग्रिलिंग शुड बी नॉट वेरी एक्सटेंसिवली यूज्ड, वेदर इट इज तंदूर और ट्रेडिशनल ग्रिल और व्हाटएवर, क्योंकि उससे जो ब्राउनिंग ऑफ फूड होती है, यू डेवलप एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स. दीज एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एजिंग. AGE इसका एक्रोनिम भी है एंड वो एजिंग को रिलेटेड है. तो अगर आपने जवान रहना है तो फ्रेश खाएं. जितना फ्रेश खाएंगे, जितना जलाए बगैर खाना खाएंगे, उतना आप जवान रहेंगे, यंग रहेंगे और उतना आप ग्रेसफुली एज करोगे. वाह, ग्रेट है. अच्छा, आप किसी को देख करके बता सकते हैं कि इस इंसान को दिल की बीमारी आगे चल करके हो सकती है, कुछ ऐसे लक्षण? सो आई विल टेल यू, एज अ क्लिनिशियन, एज अ डॉक्टर, यही काम है हमारा. तो जब पेशेंट वॉक इन करता है तो पेशेंट का वॉक करके मेरी चेयर तक बैठने तक में 40-50% डायग्नोसिस दिमाग में बन जाती है, पर्टिकुलरली इफ दे आर अ टिपिकल टाइप ऑफ पेशेंट. अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो क्या आप उनमें चीज़ें देखते हैं कि पता करने के लिए कि हाँ, इसे दिल की बीमारी आगे चल के होगी? देखिए, पहला तो सबसे बड़ा फिल्टर यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास आया है तो उसके पास या तो बीमारी ऑलरेडी है या बीमारी का डर है, तभी आएगा मेरे पास में, वरना तो मेरे पास कोई क्यों आएगा. सो या तो बीमार है या बीमारी का डर है. ये क्लासिफिकेशन तो मैं मोटे तौर पे देख के ही बता देता हूँ. दैट इज वेरी इजी. देन बियॉन्ड दैट, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी शेप, डिपेंडिंग ऑन द फाइल, कितना बड़ा पुलिंदा फाइल का लेके आए हैं, हमें पूरा पता चल जाता है. प्लस देयर आर सॉफ्ट मार्कर्स कि लाइक किन्हीं लोगों को यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स जमा होते हैं आंखों के सामने से, किसी का BMI बहुत ज़्यादा है, किसी को जो पोस्चर है वो स्टूप कर गया है और दिखता है कि ये एक्टिव नहीं रहते हैं, चल ही नहीं पाते हैं. तो ये सारे हाई रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, हाई रिस्क मार्कर्स रहते हैं कि भाई जो बंदा चल ही नहीं सकता उसको बीमारी तो बढ़नी ही है. जिस बंदे को कोलेस्ट्रॉल आंखों के आसपास दिख रहा है उसको नसों में भी होगा, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो ये सब चीज़ें हम देख के एक बना लेते हैं. बट सी, जो इट्स अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, इवन AI हैज नॉट बीन एबल टू पेनिट्रेट इट सो फार, तो मैं इतने छोटे पॉडकास्ट में तो नहीं बता पाऊंगा. व्हाट वी लर्न थ्रू एज इज बाय ऑब्जर्विंग सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली बोथ. ओके, तो ऐसे कुछ हमारे दिल भी सिग्नल्स दे रही होती है कुछ समय पहले से ही, जो हम समझ सकते हैं कि हाँ, शायद अब अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है दिल, तो अब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, हार्ट का काम है खून पंप करना. जब तक हार्ट एडिक्वेटली खून पंप कर रहा है, यू शुड बी एबल टू डू ऑल योर एक्टिविटीज. मतलब आप खेलना, दौड़ना, कूदना सब आप नॉर्मली कर पाएं. अगर आप रोज खेल रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग ऑफ द हार्ट. अगर आप रोज दौड़ रहे हो, रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, रोज खेल रहे हो, तो अ हार्ट विच इज कंडीशनड वेरी वेल विल कंटिन्यू टू परफॉर्म अंटिल देयर इज अ डिजीज विच प्रिवेंट्स इट. ठीक है. अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल में होता क्या है कि 20 साल 25 साल तक तो खेल कूद रहे हैं, 25 के बाद में जॉब में चले गए, छोड़ दिया खेलना कूदना, एक्टिविटी छूट गई, जिम गए नहीं एक्टिव. अब जो लोग जिम जाके एटलीस्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं उनकी कंडीशनिंग हार्ट की बनी रहती है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हार्ट कंडीशनिंग इन्फीरियर होती जाती है टिल यू रीच समथिंग लाइक 35-40 ईयर्स. 35-40 सच कि वो जो 25 साल तक आप खेले थे वो 40 साल तक आते 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 वो बेसलाइन टच कर रहा है. अब एक दिन अगर आप खेलना जाओगे तो आपका हार्ट इज अ पुअरली कंडीशन हार्ट, नॉट नेसेसरली डिजीज्ड हार्ट. उसमें डिजीज हुई या नहीं आपको नहीं पता है, बट इस हार्ट को आदत ही नहीं है. जिसको आदत नहीं, आप उसको एक दिन दौड़ाओगे तो वो कैसे दौड़ेगा? आपका हार्ट भी थकेगा, आपके पैर भी थकेंगे, आपका पैर भी जवाब दे देगा. तो जैसे आपका पैर जवाब अगर नहीं दे रहा है और हार्ट जवाब दे रहा है, दैट्स व्हेन यू शुड वरी. सो अगर आप दौड़ रहे हो और आपके पैर तो बोल रहे हैं मैं और दौड़ सकता हूँ, बट हार्ट आपको हाँफने लगा रहा है, जो टिपिकली आजकल एडवर्टाइजर्स में यूज होता है कि एक 40-year-old गाय रनिंग आफ्टर अ थीफ और अ बस एंड ही इज नॉट एबल टू रन, हाफ के बैठ गए, तो उसको रिकमेंडेशन आती है कि आप ये ऑयल खा दो आपको ठीक हो जाओगे. दैट इज अ वेरी स्टूपिड टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट. भाई, इस हार्ट को अगर बीमारी है या नहीं पहले ये देखो. दैट्स वेयर द इवैल्यूएशन कम्स इनटू पिक्चर. अगर एक 40 साल का व्यक्ति जो नहीं दौड़ पा रहा है मेरे पास आएगा तो पहले मुझे उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि इसमें बीमारी आई है या नहीं. जिसमें बीमारी आई है उसको पहले बीमारी को हैंडल करना सिखाना पड़ेगा, जो भी तरीका हो, मेडिसिन हो या कुछ और तरीका हो. और जिसको बीमारी नहीं है उसको हम बोलेंगे एक्सरसाइज शुरू करो, कंडीशन योर हार्ट बेटर, यू गेट टू दैट फेज जहाँ पे आपका हार्ट बेटर अडॉप्ट कर पाए और मेहनत कर पाए. बट वो फिल्टर पहले जरूरी है. अगर बीमारी वाले पर्सन को मैंने एक्सरसाइज करने के लिए बोल दिया, इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर दैट इंडिविजुअल. दैट्स वेयर इवैल्यूएशन एंड चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट.
कौन से ऐसे टेस्ट या चेकअप्स कराते रहने चाहिए दिल के लिए, सो दैट हम पहले ही जान समझ करके इलाज समय पर करा पाए? तो जैसे मैंने शुरू किया था कि भाई एक ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल ये तो पहले 15 साल की एज में ही ब्लड ग्रुपिंग, एंड देयर इज अनदर केमिकल कॉल्ड एज LPA। ये ऐसी टेस्ट हैं जब भी किसी बच्चे का लाइफ में पहली बार ब्लड सैंपल लिया जा रहा है फॉर एनी रीजन, नॉट फॉर दिस स्पेसिफिक रीजन, ये टेस्ट करा लेनी चाहिए। उससे कम से कम आपका जेनेटिक मेकअप और इन जनरल टेंडेंसी फॉर डेवलपिंग कोलेस्ट्रॉल पता चल जाता है। उसके बाद में अगर आप 30 ईयर्स तक बहुत ज़्यादा रूटीन टेस्ट की मैंडेटरी नहीं होती है चीज़ें, बिकॉज 30 ईयर्स तक मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू गो थ्रू अनलेस देयर इज़ अ वेरी हाई रिस्क। अगर आपके परिवार में ये है कि 3-4 लोग 40-45 की उम्र में हार्ट अटैक से मर चुके हैं, तो आपके लिए तो 20 साल की भी एज में टेस्ट करना इज मोर सेंसिबल। बट अगर आपके परिवार में हर कोई 70-80 साल नॉर्मली जी रहा है, तो आपने 30 साल तक तो सोचना भी नहीं चाहिए कि कोई टेस्ट करें। और उसमें अपने को लाइफस्टाइल देखते हुए, एबिलिटी, फंक्शनल एबिलिटी देखते हुए, इसलिए क्लिनिशियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट कि भाई किस पर्सन को आप क्या टेस्ट एडवाइस कर रहे हो, दैट शुड बी डिक्टेटेड बाय अ क्लिनिशियन इंस्टेड ऑफ अ लेबोरेटरी सेलिंग यू अ प्रोडक्ट। अब 999 रुपए में आप ये 50 टेस्ट करवाइए, वो 50 टेस्ट आपको रियली मदद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक डॉक्टर चाहिए। बिल्कुल। सो द पॉइंट हियर इज कि ऐसी टेस्ट जो कि आपकी बॉडी और आपकी लाइफस्टाइल को देखते हुए चेक करे, तो 30 साल में भी रूटीनली एडवोकेट की ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जो लिपिड प्रोफाइल होती है, उसमें एक चीज़ होती है कि जो अधिकतर लिपिड प्रोफाइल्स होती हैं, दे आर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ टेस्ट। एक्चुअली इट शुड बी एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल, एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल। उसमें और ऐसी टेस्ट होती हैं विच ब्रेक इट डाउन इवन बेटर। जो रूटीन लिपिड टेस्ट होती थी, दे वर नॉट द अप्रोप्रिएट टेस्ट, वो पुराने जमाने की टेस्ट है। नए जमाने में एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल करनी चाहिए। उसके बियॉन्ड में ब्लड ग्रुप हर किसी को अपना पता होना चाहिए, LPA स्टेटस हर किसी को अपना पता होना चाहिए, थायराइड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल एंड कंप्लीट ब्लड पिक्चर। दीज आर द ब्लड टेस्ट एवरीबडी शुड डू। साथ ही साथ में जिस भी व्यक्ति को 30 साल का हो या पहले भी कभी भी हेल्थ इश्यूज की जरा सी भी प्रॉब्लम आई, तो एको ऐसी टेस्ट है जो हर इंसान ने करना चाहिए। बिकॉज देखिए, हर 250 में से एक व्यक्ति जो पैदा हो रहा है, मतलब 4% के आसपास, 0.4% के आसपास का इंसिडेंस है जिसमें कि आपको हार्ट की मेजर प्रॉब्लम केवल एक एको बता सकता है। सो 0.4% फॉर इंडिविजुअल मे नॉट बी वेरी बिग रिस्क, बट फॉर अ कंट्री ऑफ 100 बिलियन प्लस, इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु डोंट इवन नो दे हैव अ हार्ट डिजीज ऑलरेडी। ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। तो एको विल टेल यू कि स्ट्रक्चरली आपके दिल की दीवार, दिल के वाल्व, दिल की पंपिंग एफिशिएंसी, आपके जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उन मसल की मोटाई, ये सब कैसी हैं। इफ दे आर ऑल नॉर्मल, उसमें कोई छेद है या नहीं है, वाल्व खराब बना है नहीं बना है, दिस इज अ वन टाइम टेस्ट। एवरीबडी शुड डू इट बाय 30 ईयर्स ऑफ एज। वो चाहे तो 2 साल की उम्र में भी करा सकते हैं, 25 की उम्र में भी करा सकते हैं, उसमें एज का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। ECG जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस कि भाई मेरी दिल की नॉर्मल बेसिक रिदम ये है, क्योंकि जिस दिन मुसीबत आई, छाती में दर्द हुआ, ये पुराना ECG नया ECG से कंपेयर करने में हम इंफॉर्मेशन बेटर बता पाएंगे। सो एक ECG जस्ट फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस करना चाहिए, और उसको फोन पे डिजिटली लेना चाहिए, क्योंकि जो इंक होती है ECG की, वो हॉट प्रिंट होती है, वो उड़ जाती है। जैसे बिल आपके जो हॉट प्रिंट होते हैं थोड़े दिनों बाद उड़ जाते हैं, तो वैसे ही ECG की उड़ जाए उससे पहले एक फोटोग्राफ लेके रख लेना चाहिए, इमरजेंसी में काम आता है। ये चीज़ें टेस्ट हर इंसान ने कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर कराने चाहिए। ये सारे टेस्ट, ये टेस्ट मैं रिकमेंड करूंगा। एक एक्सरे भी करा लेना चाहिए कि भाई हार्ट सीधा है उल्टा है, बिकॉज 1% ऑफ पॉपुलेशन विल हैव अ हार्ट व्हिच इज ऑन द अदर साइड। अच्छा, ऐसा भी होता है? डेक्स्ट्रोकार्डिया। ओके, ठीक है। तो ये बेसिक टेस्ट जो है वो आपने जैसे बताया कि एज ग्रुप के हिसाब से कराते रहने चाहिए। अब जैसे पता चल गया किसी को कि हाँ दिल की बीमारी है और ये सारे रिस्क फैक्टर्स पे हैं वो लोग, सबसे पहला सवाल लोगों के मन में यही आता है कि क्या एक बार दिल की बीमारी डेवलप हो गई तो ये फिर लाइफ टाइम रहेगी या कभी इसको रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, बीमारी किस एक्सटेंट पे उस पर डिपेंड करता है। अगर बीमारी जस्ट कि आपकी नसों में ब्लॉक आना शुरू हुआ है, इफ यू कॉल दैट बीमारी कि नसों में ब्लॉक की शुरुआत हो गई है, तो अर्ली स्टेजेस में इट इज वेरी रिवर्सिबल। बट जब तक उस नसों के ब्लॉक का इम्पैक्ट हार्ट पर पड़े, उस समय तक यूजुअली हार्ट का ब्लॉक 70-80% से ज़्यादा हो चुका होता है। तो जो 70-80% से ज़्यादा ब्लॉक है, उसको आप अप्रिशिएबली रिवर्स नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी बिकम कैल्सिफाइड, इट इज़ ऑलरेडी बिकम वेरी थिक। उसको आप कोई भी मेथड से 80 को आप 60 नहीं बना सकते हो, आप 80 को 75 बना पाओगे। सो 5-10% ब्लॉक जब तक वो सॉफ्ट प्लाक के तौर पे है, इट इज स्टिल अ रिवर्सिबल डिजीज इन मेनी पीपल।
75, 80, 90, 95% वाली बीमारी can never be fully reversed. Even if a partial reversal is done, it is a very modest reversal, which should not be the goal of therapy. At that time, the goal of therapy should be to prevent a heart attack. उसके लिए medicines lifelong ज़रूरी होती हैं. और जब जिसको भी 70% या उससे ज़्यादा का ब्लॉक पता चल चुका है, उसने ज़िंदगी भर दवाई लेना ज़रूरी है. ओके ठीक है. तो अगर जैसे कोई इंसान नॉर्मल चाहता है कि फिट रहे, हेल्दी रहे, दिल की बीमारियों से बचे रहे, तो बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट आप कुछ ऐसे मूल मंत्र या गोल्डन रूल, थंब रूल आप हमें बताना चाहेंगे कि हाँ दिल की बीमारियों से बचना है तो ये चीज़ें अपना लो तो नहीं होंगी? देखिए, जेनेटिक कंपोजिशन यू कैन नॉट डिक्टेट. देयर विल ऑलवेज बी पीपल जिसमें जेनेटिक प्रिवलेंस रहेगी एंड दोज पीपल विल बी आउट ऑफ दिस फ्रेमवर्क आई एम टेलिंग यू. देयर विल बी लीन पीपल जिनको कि मेजर हार्ट अटैक 20 की उम्र में भी आ सकता है बिकॉज दे हैव अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. या फिर हार्ट अटैक को सोचने के लिए जो मैं सबको बोलता हूँ कि इट इज़ लाइक अ एक्सीडेंट. इट इज़ अ कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट. इसका टर्मिनोलॉजी ही यही है मेडिकली. तो कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है. ऑल वी कैन से इज आर यू अ लो रिस्क इंडिविजुअल और अ हाई रिस्क इंडिविजुअल. सो हाई रिस्क वाले लोगों को लो रिस्क में लाने के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं बता सकता हूँ. बट अदरवाइज इवन लोएस्ट रिस्क, जैसे आज आई एम अ लो रिस्क इंडिविजुअल, मैंने सारी टेस्ट कराई है, मैंने CT एंजियो भी कराया हुआ है, एको भी कराया हुआ है, ब्लड टेस्ट भी करता हूँ, मेरा HbA1c 4.5 का है. डिस्पाइट दैट टुनाइट आई मे डाई ऑफ अ हार्ट अटैक. जिसको बीमारी पहले से 0 है उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है, बट पॉसिबिलिटी उस हार्ट अटैक की 1 in a million है. बहुत कम है. सो ऐसे लोग जो अभी हाई रिस्क हैं उनको कम करने के लिए, या फिर ऐसे लोग जो प्रिवेंट करने के लिए कि भाई यंग एज से ही आप अपनी लाइफ ऐसे अच्छे तरीके से जिएं, उनके लिए मूल मंत्र है स्टे अवे फ्रॉम टोबैको ऑल योर लाइफ, स्टे अवे फ्रॉम शुगर एज मच एज पॉसिबल, यूज ऑयल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स टू द मिनिमम, ईट रॉ एंड हेल्दी. ठीक है. उसके बियॉन्ड थोड़ी एक्सरसाइज, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड डू इट. अपनी बॉडी में स्ट्रेस के लेवल को कम रखें जितना हो सके. अगर आप स्ट्रेस कम रखेंगे तो स्ट्रेस हार्मोन्स कम बनेंगे, स्ट्रेस हार्मोन का रिस्पॉन्स कम बनेगा और अटैक प्रेसिपिटेट होने के चांसेस कम होंगे. जहां जहां जरूरी हो वहां वैक्सीन्स लें, बिकॉज फ्लू इज वन ऑफ द प्रेसिपिटेटर्स फॉर अ हार्ट अटैक. एनी इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी बिकॉज ऑफ एनी वायरस और एनी बैक्टीरिया कैन प्रेसिपिटेट अ हार्ट अटैक. इट इज इन्फ्लेमेटरी. सो जितना हो सके हाइजीन का मेंटेनेंस रखें. हाइजीन को अगर ध्यान में रखेंगे तो इन्फेक्शंस आपको कम होंगे, हार्ट अटैक की रिस्क कम रहेगी. साथ ही साथ में मेडिटेट करें, शांत रहें. अगर मेडिटेशन करते हैं और एक पीसफुल स्लीप 8 आवर्स की लेते हैं तो दीज आर द चेकलिस्ट विच यू कैन कंडक्ट योर सेल्फ ऑन योर बॉडी. और उसमें जितने ज़्यादा टिक मार्क्स होते जाएंगे आपकी रिस्क हाई से लो होती जाएगी. बिल्कुल परफेक्ट. तो ये कुछ ऐसे 6-7 टिप्स है जो अगर हम फॉलो करते हैं तो दिल की बीमारियों से बचने के जो मतलब आपने हमें बताएं चीज़ें वो भी हो सकता है और खुद को हम हेल्दी और फिट भी रख सकते हैं. बिल्कुल. और ये तो ऐसी चीज़ है आई एम श्योर सबने पहले भी सुना होगा. इसमें नया कुछ मैजिक साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते नहीं है फॉलो. एग्जैक्टली. करने की बात है. इवेंचुअली इट इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज अबाउट प्रैक्टिस. बिल्कुल एग्जैक्टली. तो आई थिंक इस सेशन में हमने हार्ट रिलेटेड ऑलमोस्ट हर टॉपिक को कवर करते हुए बहुत अच्छी खासी डिस्कशन की है. आपने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होंगी. डाइट रिलेटेड हो, सिम्टम्स रिलेटेड हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज टाइप देना चाहेंगे तो प्लीज. सो देखिए, एक चीज समझिए कि हार्ट अटैक इज अ एक्सीडेंट. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सोबर हैं, 40 की स्पीड से चला रहे हैं, लेन में ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वो भी कोई भी ट्रक आपको आके एक्सीडेंट से ठोक सकता है एंड दैट इज अ एक्सीडेंट, इमरजेंसी. उस समय जो भी पहला डॉक्टर आपको मिले वो आपका भगवान है. आपने उस डॉक्टर की सुननी है. जब आपको हार्ट अटैक चल रहा है द गोल इज टू अबॉर्ट दैट अटैक. उस अटैक को अगर अबॉर्ट हम कर पाएँ तो आपको किसी से भी सोचना नहीं है. ऐसी जगह पहुंचना है जहाँ कैथ लैब है, अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट है, और टिपिकली उस एरिया में जाके आपका हार्ट अटैक अगर 6 घंटे के अगर अंदर में अबॉर्ट हो गया तो उस समय ये नहीं सोचना है मेरे छाती में दर्द है, मैं अभी देखता हूँ, कल तक देखता हूँ, फिर हॉस्पिटल जा रहा हूँ. तो उस समय पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपने पहला डॉक्टर जो मिले वो भगवान है आपका. ही हैज़ द पावर टू सेव यू. इवन MBBS डॉक्टर हैज़ द पावर टू सेव यू बाय गिविंग इंजेक्शंस. बट दूसरी तरफ ऐसा एपिसोड जो सर्वाइव कर गए हैं. अब इंडिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है कि नॉन इंडिकेटेड प्रोसीजर्स भी बहुत हो रहे हैं. तो जब आपको समय दिया है भगवान ने और आपको समय मिला है कि भाई आपकी एंजियोग्राफी हुई, बीमारी पता चली, इस समय अटैक नहीं चल रहा है, तो ऐसे समय पे सेकंड ओपिनियन जरूर लें. क्योंकि इस समय पे बिकॉज ऑफ मेनी गवर्नमेंटल एजेंसीज, बिकॉज ऑफ मेनी स्कीम्स, मेनी पीपल हैविंग वेरी हाई एंड इंश्योरेंस वेयर मनी इज नॉट इन्वॉल्व, इट हैज बिकम अ गेमिफाइड डिसीजन. 3 नसों में ब्लॉक दिखा,
आपको एडवाइस किया 3 स्टेंट डाल दो, आपने बोल दिया हाँ डाल दो डॉक्टर साहब, पैसे तो जेब से जा नहीं रहे हैं, आपको ब्लॉक दिख रहे हैं, हो गए। अब उसमें एक्चुअली ब्लॉक टाइट थे या नहीं थे, उस एरिया को स्टेंट करना चाहिए था या नहीं था, स्टेंट बेटर ट्रीटमेंट है या बाईपास बेटर ट्रीटमेंट है, या इवन ओनली मेडिसिन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू, दैट algorithm should be known beforehand, and that can only come from a second opinion. Correct. Importance of second opinion cannot be overstated in this modern era, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को unnecessary stenting, unnecessary bypass हो रहे हैं। तो इससे भी अवॉइड करने के लिए सेकेंड ओपिनियन इज जब भगवान ने समय दिया है तो। Exactly. जब नहीं दिया है, जब अटैक चल रहा है, दर्द हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, ब्रेथलेसनेस हो रहे हो आप, उस समय तो जो डॉक्टर कहे आपने चुपचाप मान लेना है, बिकॉज वहाँ लाइफ सेविंग होती है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इस सेशन के जरिए आपने हमारी ऑडियंस को काफ़ी अवेयर किया है। आई एम श्योर दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर ऑडियंस। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें अपना समय देने के लिए, और आप जुड़े हमारे साथ। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच, आई एंजॉयड इट इमेंसली एंड आई होप आपकी जनता को भी अच्छा लगा। बिल्कुल, धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। इस सेशन को आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी स्वास्थ्य चर्चा सेशंस के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।